आज हम अपने चारों ओर की दुनिया के एक तरह से जासूस बनने वाले हैं। अगर मैं आपको कोई अनजान चीज दूं, तो कैसे पता लगाएंगे कि वो धातु है या अधातु? आज हम कक्षा 8 विज्ञान के अध्याय 4 पदार्थ, धातु और अधातु के जरिए इन्हीं सुरागों की तह तक जाएंगे। ये एक बेहतरीन तरीका है इसे देखने का। हमारे पास इस अध्याय के कुछ रिवीजन नोट्स हैं और हमारा मिशन सिर्फ उन्हें पढ़ना नहीं, बल्कि हर एक गुण को आप कह सकते हैं एक सुराग की तरह इस्तेमाल करना है, ताकि हम इन पदार्थों के रहस्यों को समझ सकें। चलिए तो फिर हमारी जासूसी शुरू करते हैं। ठीक है, तो जासूस का पहला कदम होता है मौके का मुआयना। चीज दिखती कैसी है और छूने में कैसी लगती है। हमारे नोट्स की पहली स्लाइड का शीर्षक है पदार्थ, धातु और अधातु। यह है कक्षा 8 विज्ञान अध्याय 4 के एनसीईआरटी आधारित संपूर्ण रिवीजन नोट्स। बिल्कुल। तो ये हमारी केस फाइल है एक तरह से। इसमें हमें धातुओं और अधातुओं के बीच के अंतर को समझना है। ये वो पदार्थ हैं जिनसे हमारी दुनिया बनी है। लोहा, कोयला, सोना, ऑक्सीजन। चलिए देखते हैं पहला सुराग क्या कहता है। अगली स्लाइड का शीर्षक है दिखावट और कठोरता। यहाँ एक टेबल है जिसमें कुछ पदार्थों का जिक्र है। मैं इसे पढ़ता हूँ। वस्तु पदार्थ आयरन यानी लोहा, दिखावट चमकदार, कठोरता बहुत कठोर। फिर है कोयला, दिखावट निष्प्रभ मतलब मलिन, कठोरता कठोर नहीं। सल्फर, दिखावट निष्प्रभ, कठोरता कठोर नहीं। एल्यूमिनियम, दिखावट चमकदार, कठोरता बहुत कठोर। और आखिर में कॉपर यानी तांबा, दिखावट चमकदार और कठोरता बहुत कठोर। तो देखिए पहला सुराग मिलते ही एक पैटर्न साफ नजर आने लगा है। लोहा, एल्यूमिनियम और कॉपर जो कि धातुएं हैं, वो चमकदार हैं। विज्ञान की भाषा में इस चमक को धात्विक द्युति या लस्टर कहते हैं। अच्छा, लस्टर। हाँ, और ये बहुत कठोर भी हैं। वही दूसरी तरफ कोयला और सल्फर जो अधातु हैं, वो निष्प्रभ हैं, यानी उनमें कोई चमक नहीं, वो एकदम डल या मलिन दिखते हैं। और नरम भी हैं। बिल्कुल। और दाईं तरफ एक लोहे की कील और कोयले का चित्र भी इसी फर्क को दिखा रहा है। तो नोट्स का निष्कर्ष है धातुएं सामान्यतः कठोर और चमकदार होती हैं। मतलब अगर कोई चीज चमकीली और मजबूत है तो ज्यादातर संभावना यही है कि वो एक धातु है। ये तो एक अच्छा शुरुआती सुराग है। हाँ, और ये सिर्फ पहचान नहीं है। इसी चमक की वजह से सोना चांदी जैसी धातुओं को हजारों सालों से गहने बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। और कठोरता का मतलब है मजबूती, जिसकी वजह से हम पुल और इमारतें लोहे से बनाते हैं, कोयले से नहीं। ठीक है, अब दूसरे सुराग पर चलते हैं। ये शब्द थोड़ा मुश्किल है। आघात वर्धनीयता, अंग्रेजी में मैलिएबिलिटी। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि जब एक हथौड़े से लोहे की कील पर मारा जाता है तो वो फैलकर चपटी हो जाती है, एक पतली चादर जैसी बन जाती है। लेकिन जब वही हथौड़ा कोयले के टुकड़े पर मारा जाता है तो वो टूटकर बिखर जाता है, उसका चूरा बन जाता है। क्रियाकलाप 4.1 भी यही कहता है। लोहे की कील और एल्यूमिनियम के तार को हथौड़े से पीटने पर वे टूटते नहीं बल्कि चपटे होकर शीट में बदल जाते हैं, जबकि कोयला या पेंसिलेट टूटकर चूरा हो जाते हैं। और परिभाषा है धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। बिल्कुल। आघात का मतलब है चोट करना और वर्धनीयता का मतलब है बढ़ना, यानी चोट करने पर जो बढ़े या फैले। अच्छा, ये तो दिलचस्प है, पर इस गुण का असली मतलब क्या है? मतलब हम रोजमर्रा की जिंदगी में कीलों को हथौड़े से चपटा तो नहीं करते फिरते। ये बहुत अच्छा सवाल है। आघात वर्धनीयता सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं है। इसी गुण की वजह से इंसान पत्थर के औजारों से आगे बढ़कर कांसे और लोहे के युग में दाखिल हो पाया। हम धातुओं को पीटकर हथियार, बर्तन और गहने बना पाए। यह एक क्रांतिकारी गुण था जिसने पूरी सभ्यता को बदल दिया। आज हमारे किचन में जो एल्यूमिनियम फॉयल है वो इसी गुण का एक सीधा उदाहरण है। वाह, मतलब एक छोटे से गुण ने पूरी दुनिया बदल दी। चलिए अब अगले गुणों की बात करते हैं। तन्यता और ध्वनिक, यानी डक्टिलिटी और सोनोरस। पहला है तन्यता, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। जी, जैसा कि चित्र में कॉपर के तार का एक बंडल दिखाया गया है। तन्यता का मतलब है धातुओं को खींचकर पतले तार बनाने की क्षमता। हम उन्हें चपटा भी कर सकते हैं और खींचकर लंबा भी कर सकते हैं। नोट्स में लिखा है कोयले की तार नहीं बनाई जा सकती, तो हम तांबे को खींचकर इतना पतला तार बना सकते हैं, लेकिन कोयले का क्यों नहीं? क्या वो बीच में ही टूट जाएगा? बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। अधातुएं
भंगुर होती हैं, मतलब ब्रिटल, यानी जरा सा भी दबाव या खिंचाव पड़ने पर वो बिखर जाती हैं। तन्यता का ये अनोखा गुण सिर्फ धातुओं की खासियत है, क्योंकि उनके परमाणु एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। इसीलिए हमारे घरों की सारी वायरिंग धातुओं से ही बनती है। और दूसरा गुण है ध्वनिक। धातुओं को कठोर सतह से टकराने पर निनाद ध्वनि यानी रिंगिंग साउंड उत्पन्न होती है। मंदिरों की घंटियां धातु की बनी होती हैं, लकड़ी की नहीं। ध्वनिक होने का मतलब है कि जब धातुओं पर चोट की जाती है तो वे एक गूंजने वाली मीठी आवाज पैदा करती हैं। चित्र में दिखाई गई मंदिर की घंटी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। स्कूल की घंटी भी धातु की ही होती है। लकड़ी से ऐसी आवाज नहीं आती क्योंकि वो आवाज की ऊर्जा को सोख लेती है, जबकि धातु उसे देर तक कंपन के रूप में बनाए रखती है। समझ गया। तो अब तक हमारे पास कई सुराग हैं। धातु चमकदार, कठोर, पीटने पर फैलने वाले, खींचकर तार बनाने लायक और टकराने पर आवाज करने वाले होते हैं। अब अगले सुराग की ओर करते हैं, जिसका शीर्षक है ऊष्मा और विद्युत के चालक। यहाँ चित्र में एक साधारण सा इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाया गया है। इसमें एक बैटरी है, एक बल्ब है और बीच में एक लोहे की कील जोड़ी गई है। जैसे ही कील को जोड़ा जाता है, सर्किट पूरा हो जाता है और बल्ब जलने लगता है। ये दिखाता है कि लोहे से होकर बिजली गुजर सकती है। क्रियाकलाप 4.2 भी यही बताता है। विद्युत परिपथ में लोहे की कील या तांबे का तार लगाने पर बल्ब जलता है, लेकिन कोयला या गंधक लगाने पर नहीं जलता। इसका मतलब ये हुआ कि धातुएं बिजली को रास्ता देती हैं और अधातुएं रास्ता रोक देती हैं। एकदम सही। इसीलिए जो पदार्थ बिजली या गर्मी को रास्ता देते हैं उन्हें सुचालक कहते हैं, गुड कंडक्टर, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। और जो रास्ता रोकते हैं उन्हें कुचालक कहते हैं, पुअर कंडक्टर, जैसे सल्फर, कोयला, लकड़ी। नोट्स में एक दैनिक जीवन का उदाहरण भी है। कढ़ाई का हत्ता लकड़ी या प्लास्टिक का होता है, क्योंकि धातु ऊष्मा की सुचालक है और लकड़ी कुचालक है। ये हाथ जलने से बचाती है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण है। हम चाहते हैं कि बर्तन तो गर्म हो ताकि खाना पके, लेकिन उसका हैंडल गर्म न हो ताकि हमारा हाथ न जले। यहाँ हम विज्ञान के इसी सिद्धांत का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही चीज में सुचालक और कुचालक दोनों का इस्तेमाल। ठीक है, तो हमने कई भौतिक गुणों की जांच पड़ताल कर ली। अब इन सभी सुरागों को एक साथ रखने का समय है। अगली स्लाइड में इन भौतिक गुणों का सारांश दिया गया है। हाँ, ये टेबल एक तरह से हमारी जासूसी की चार्ट शीट है। इसमें धातुओं और अधातुओं के खिलाफ सारे सबूत एक जगह रखे गए हैं। मैं पढ़ता हूं। गुण: दिखावट, धातु चमकदार, अधातु निष्प्रभ मलिन। गुण: कठोरता, धातु कठोर, अधातु नरम। गुण: आघातवर्धनीयता, धातु हाँ मतलब शीट बनती है, अधातु नहीं, टूट जाते हैं। गुण: तन्यता, धातु हाँ तार बनते हैं, अधातु नहीं। गुण: ऊष्मा विद्युत चालन, धातु सुचालक, अधातु कुचालक। गुण: ध्वनिक, धातु हाँ अधातु। नहीं, तो ये पूरी लिस्ट है। हाँ। और उदाहरण है धातु आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। अधातु सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन। यह तुलना देखकर ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि धातु और अधातु के भौतिक गुण ज्यादातर मामलों में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। ये दो अलग अलग किरदारों की तरह हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हमें इनके रासायनिक व्यवहार की भी जासूसी करनी है। सही कहा। अब हम इनके रासायनिक गुणों की तरफ बढ़ते हैं। पहला टेस्ट, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, धातु। नियम है धातु प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू धातु ऑक्साइड। अब हम ये देख रहे हैं कि ये पदार्थ दूसरे रसायनों के साथ कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। यह एक सामान्य नियम है कि जब कोई धातु हवा में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो वो धातु ऑक्साइड बनाती है। समीकरण दिए हैं, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, जंग मतलब रस्ट। बिल्कुल। और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका मतलब जब मेरी साइकिल पर जंग लगती है तो वो असल में लोहा और हवा के बीच एक रासायनिक अभिक्रिया है। बिल्कुल, वो लोहा हवा की ऑक्सीजन और नमी यानी पानी के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बना रहा है, जिसे हम आम भाषा में जंग कहते हैं। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है। बेसिक, यानी ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये अम्ल के ठीक उल्टे होते हैं। अच्छा, तो अब देखते हैं अधातु ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं। अगली साइड है ऑक्सीजन से अभिक्रिया।
अधातु। सल्फर चूर्ण को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। यहाँ चित्र में एक प्रयोग दिखाया गया है। एक चम्मच में थोड़ा सल्फर का पाउडर लेकर उसे जलाया जा रहा है और उससे निकलने वाली गैस को एक कांच के जार में इकट्ठा किया जा रहा है। और जब इस गैस यानी सल्फर डाइऑक्साइड में जल मिलाते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। और इसका महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, एसिडिक। यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो देखिए, यहाँ भी ये दोनों एकदम उल्टे हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक किताबी तथ्य नहीं है। इसी रसायन विज्ञान के कारण अम्लीय वर्षा या एसिड रेन होती है। जब फैक्ट्रियां कोयला, जिसमें सल्फर होता है, जलाती हैं तो यही सल्फर डाइऑक्साइड गैस हवा में जाती है और बारिश के पानी से मिलकर अम्ल बनाती है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। बाप रे। मतलब क्लासरूम का ये छोटा सा प्रयोग एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय समस्या को समझाता है। चलिए अगला टेस्ट देखते हैं। जल के साथ अभिक्रिया। पहला है सोडियम। ये बहुत अभिक्रियाशील है। हवा और पानी के संपर्क में आने पर जल उठता है। इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। चित्र में यही दिखाया गया है कि जैसे ही सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा पानी में डाला जाता है, उसमें तुरंत आग लग जाती है। ये इतना ज्यादा क्रियाशील है कि इसे हवा और पानी दोनों से बचाने के लिए केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। एक मिनट, सोडियम भी धातु है और लोहा भी, लेकिन लोहा पानी से बहुत धीमी अभिक्रिया करता है, मतलब जंग लगना। ऐसा क्यों? एक धातु पानी में धमाका कर रहा है और दूसरा धीरे धीरे जंग खा रहा है। ये धातुओं की दुनिया का एक और रहस्य है। इसे अभिक्रियाशीलता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। सभी धातुएं बराबर क्रियाशील नहीं होती। सोडियम इस श्रेणी में बहुत ऊपर है, इसलिए वो बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करता है। लोहा बीच में कहीं है तो वो धीरे धीरे करता है, और सोना चांदी सबसे नीचे है, इसलिए उन पर पानी का कोई असर नहीं होता। और यहाँ एक और ट्विस्ट है। फास्फोरस, जो एक अधातु है, ये वायु में आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे जल में रखा जाता है। मतलब सोडियम पानी में आग पकड़ता है और फास्फोरस हवा में, इसलिए उसे बचाने के लिए पानी में रखते हैं। ये तो बिल्कुल उल्टा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये रासायनिक व्यवहार के एकदम विपरीत होने का एक शानदार उदाहरण है। एक को बचाने के लिए वही चीज इस्तेमाल होती है जो दूसरे के लिए खतरनाक है। प्रकृति में चीजें कितनी अजीब तरह से काम करती हैं। वाकई। अगला टेस्ट है अम्लों से अभिक्रिया, रिएक्शन विद एसिड्स। नियम है धातु प्लस अम्ल इज इक्वल टू हाइड्रोजन गैस। यहाँ चित्र में एक परख नली दिखाई गई है, जिसमें किसी धातु के टुकड़े को अम्ल में डाला गया है। हम देख सकते हैं कि उसमें से गैस के बुलबुले निकल रहे हैं। ये गैस हाइड्रोजन होती है। और इसकी पहचान, नोट्स कहते हैं माचिस की तीली लाने पर पॉप ध्वनि आती है। ये तो बड़ा मजेदार साउंड इफेक्ट है। तो क्या ज्यादातर धातुएं अम्ल के साथ ये पॉप साउंड बनाएंगी? हाँ, ज्यादातर क्रियाशील धातुएं बनाएंगी। ये छोटी सी पॉप की आवाज इस बात का पक्का सबूत है कि हाइड्रोजन गैस बन रही है। ये हाइड्रोजन गैस का सिग्नेचर साउंड है। लेकिन नोट्स में एक अपवाद भी है। कॉपर यानी तांबा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता, क्योंकि वो अभिक्रियाशील का श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, मतलब कमजोर है। वहीं अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। अब बात करते हैं क्षारकों से अभिक्रिया की, रिएक्शन विद बेसिस। प्रयोग है सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में एल्यूमिनियम की पन्नी डालने पर पॉप ध्वनि सुनाई देती है। मतलब यहां भी हाइड्रोजन गैस बन रही है। जी, इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम जैसी कुछ धातुएं न सिर्फ अम्ल से बल्कि क्षारक से भी अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बना सकती हैं। लेकिन नोट्स में लिखा है अधातुओं की क्षारकों से अभिक्रियाएं जटिल होती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई एक सरल नियम नहीं है, इसीलिए उसके बारे में हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर आते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ चित्र में एक बहुत ही रोचक प्रयोग दिखाया गया है। एक बीकर में नीले रंग का कॉपर सल्फेट का घोल है। उसमें जिंक धातु की एक पट्टी डाली गई है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि घोल का नीला रंग गायब हो गया है और वो रंगहीन हो गया है, और बीकर की तली में कुछ लाल रंग का पाउडर जमा हो गया है। समीकरण है CuSO4 जो कि नीला है प्लस Zn बनता है ZnSO4 जो रंगहीन है और Cu जो लाल है। प्रेक्षण कहता है जिंक ने कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया, मतलब रिप्लेस कर दिया। ये तो किसी जादू जैसा लगता है।
यहाँ आणविक स्तर पर क्या हो रहा है? इसे एक म्यूजिकल चेयर के खेल की तरह समझिए। कॉपर सल्फेट के घोल में कॉपर सल्फेट नाम की कुर्सी पर बैठा है। फिर जिंक आता है जो कॉपर से ज्यादा ताकतवर और फुर्तीला है। वो आता है, कॉपर को कुर्सी से धक्का देकर हटा देता है और खुद उस पर बैठ जाता है। अब बेचारा कॉपर अलग होकर नीचे बैठ जाता है और जिंक जब सल्फेट की कुर्सी पर बैठता है तो जिंक सल्फेट बनता है जिसका कोई रंग नहीं होता। क्या बढ़िया तरीका है समझाने का। तो अगली स्लाइड में विस्थापन का नियम भी यही है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है। और यहाँ एक सीरीज भी दी है, जिंक सबसे अधिक, फिर Fe और फिर Cu सबसे कम। यह इन तीनों धातुओं की ताकत का क्रम है। जिंक सबसे ताकतवर है, वो आयरन और कॉपर दोनों को हटा सकता है। आयरन कॉपर को तो हटा सकता है पर जिंक को नहीं, और कॉपर इन तीनों में सबसे कमजोर है। इसलिए नोट्स में लिखा है कि बाकी बीकरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि कमजोर धातु ताकतवर को उसकी जगह से नहीं हटा सकता। इस सिद्धांत का क्या कोई वास्तविक उपयोग भी है? बिल्कुल। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगर कहीं खरोच लग भी जाए तो ज्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण जिंक खुद जंग खाकर बलिदान दे देता है पर लोहे को बचा लेता है। अद्भुत। तो अब जब हमने सारे रासायनिक सुराग भी इकट्ठे कर लिए हैं, चलिए देखते हैं कि ये धातु और अधातु हमारे किस काम आते हैं। पहली स्लाइड है धातुओं के उपयोग। मोटर गाड़ियां, वायुयान, रेलगाड़ियां, उपग्रह, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर। ये सूची दिखाती है कि हमारा आधुनिक ढांचा वो धातुओं पर ही टिका है। उनकी मजबूती और सुचालकता के बिना ये सब कुछ संभव नहीं था। लेकिन अगली स्लाइड भी उतनी ही जरूरी है, अधातुओं के महत्वपूर्ण उपयोग। और लिखा है एग्जाम स्पेशल, श्वसन के लिए ऑक्सीजन, उर्वरकों में नाइट्रोजन फॉस्फोरस, जल शुद्धिकरण में क्लोरीन, घावों पर लगाने वाले एंटीबायोटिक में आयोडीन और पटाखों में सल्फर फास्फोरस। यह सूची देखकर तो लगता है कि धातुएं दुनिया बनाती हैं पर अधातुएं जीवन चलाती हैं। आपने इसे बहुत खूबसूरती से कहा है। हम अक्सर धातुओं को ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि वे दिखती हैं, मजबूत होती हैं, लेकिन अधातु वे गुमनाम नायक हैं जो जीवन की हर प्रक्रिया को संभव बनाते हैं। हम खुद कार्बन आधारित जीव हैं जो ऑक्सीजन में सांस लेते हैं। हमें दोनों की जरूरत है। अब कुछ महत्वपूर्ण अपवाद और परिभाषाएं देख लेते हैं। अपवाद: मरकरी यानी पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव है, और सोडियम और पोटेशियम इतने नर्म धातु हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ विज्ञान अपने ही बनाए नियमों को तोड़ रहा है। विज्ञान की यही तो खूबसूरती है। ये अपवाद हमें याद दिलाते हैं कि वर्गीकरण हमारी सहूलियत के लिए है, प्रकृति के लिए नहीं। चित्र में सोडियम को पनीर की तरह काटते हुए देखना वाकई हैरान करता है। और परिभाषाएं हैं: परमाणु यानी एटम, जो किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई है, और तत्व यानी एलिमेंट, वो शुद्ध पदार्थ जिसे और विघटित नहीं किया जा सकता, जैसे सल्फर या आयरन। मतलब अगर आप लोहे को तोड़ते जाएं तो जो सबसे छोटा कण मिलेगा, जो अब भी लोहा ही है, वो लोहे का परमाणु है। उससे आगे तोड़ने पर वो लोहा नहीं रहेगा। चलिए अब इस पूरी जासूसी का सार देखते हैं। आखिरी स्लाइड। हमने क्या सीखा? पहला, धातुएं चमकदार और आघातवर्धनीय होती हैं, अधातुएं नहीं। दूसरा, धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। तीसरा, धातुएं अधात्विक ऑक्सीडाइड क्षारीय होते हैं, अधातु ऑक्साइड्स अम्लीय होते हैं। चौथा, धातु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं जिसमें पॉप ध्वनि आती है। और पांचवा, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करती है, जैसे ZnFeCu। अगर ये 5 बिंदु याद रहें तो धातु और अधातु के बीच का मुख्य अंतर हमेशा स्पष्ट रहेगा। यह इस अध्याय की नींव है और इसी के साथ हमारा अध्याय पूरा हुआ। तो ये था कक्षा 8 के अध्याय धातु और अधातु के रिवीजन नोट्स का एक गहरा विश्लेषण। हमने सिर्फ पढ़ा नहीं, बल्कि हर गुण के पीछे का क्यों जानने की कोशिश की। और अब जाते जाते आपके लिए एक विचार। हमने धातुओं और अधातुओं के बीच एक साफ लकीर खींची, पर क्या प्रकृति हमेशा साफ लकीरें खींचती है? क्या कुछ ऐसे तत्व हो सकते हैं जो इस लकीर पर ही बैठे हों, जिनमें दोनों के गुण थोड़ी थोड़ी मात्रा में मौजूद हों? विज्ञान में इन्हें उपधातु या मेटलॉइड्स कहते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, वो तत्व जिस पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी है।
अगली बार जब आप आवर्त सारणी देखें तो ये जानने की कोशिश करें कि ये बीच वाले तत्व कहाँ हैं और क्यों वे इतने महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी